टीकमगढ़ राज्य के राजा खड़क सिंह एक मजाकिया और डरपोक किस्म का इंसान था। इसी राज्य में रहने वाले पंडित ज्ञानचंद, जो पेशे से वैद्य थे, अपने कायर राजा के कारण शर्मिंदगी महसूस करते थे। ज्ञानचंद एक ऐसी दवा बनाने की खोज में लगे थे जिसे पीने के बाद आदमी फौलाद बन जाए और दुनिया की कोई ताकत उसे मार न सके। पिताजी, आप करीब 5 वर्षों से रोज जंगल से कई प्रकार की जड़ी बूटियां लाकर उसका रस आपस में मिलाते हो। आखिर ऐसी कौन सी दवा है जो इतने बरसों से भी अभी तक आप नहीं बना पाए? बेटा, मैं उस दवा की खोज में हूं जो एक इंसान को फौलाद बना दे। दुनिया की कोई ताकत उसे मार ना सके। वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। ना आग उसे जला पाएगी और ना पानी उसे डुबा पाएगा। पता नहीं क्या क्या खोज करते रहते हैं बेटा। तभी सरपंच हुकुमचंद वहां पहुंचते हैं। प्रणाम वैद्य जी, हमारी चर्म रोग की दवा खत्म हो गई है। इधर से गुजर रहा था तो सोचा लेते चलूं। हाँ, ले लो। 10 खुराक और खा लो, फिर कभी भी चर्म रोग नहीं होगा। बेटा दीपू, अंदर से नीली वाली 10 पुड़िया लाकर सरपंच जी को दे दो। और सुनाइए सरपंच जी, देश दुनिया का हाल समाचार क्या चल रहा है? देश दुनिया की खबर तो ठीक ही है। अपने ही राज्य के हालात खराब हैं। पता नहीं क्या होने वाला है। क्यों? अब क्या हो गया अपने राज्य को? अरे, जिसका राजा ही डरपोक हो, उसकी प्रजा की क्या हालत होगी। सुना है कि डाकू चंपत सिंह सुरक्षा के बदले राजा से अब कर वसूली कर रहा है। अच्छा, ऐसा क्या? जिस राज्य में डाकू कर वसूलने लगे, उस राज्य में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं। हाँ, ठीक ही कह रहे हैं आप वैद्य जी। सीमावर्ती इलाकों के लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। उधर राजमहल में महाराज खड़क सिंह की जय हो। महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो पड़ोसी राज्य ताक में बैठे हैं कि कब धावा बोलकर प्रीतमगढ़ राज्य को अपने राज्य में मिला लें। चिंता मत कीजिए मंत्री जी। डाकू चंपत सिंह ने मुझे वचन दिया है कि अगर कोई भी राज्य हम पर हमला करता है तो वो अपने डाकुओं को उस राज्य के सैनिकों को खदेड़ देने का आदेश दे देगा और उस राज्य में तबाही मचा देगा। महाराज, मुट्ठी भर डाकू जूनागढ़ राज्य के प्रशिक्षित बहादुर सैनिकों के सामने कहीं नहीं टिक पाएंगे। हमें जल्द से जल्द कोई दूसरा उपाय सोचना होगा, नहीं तो हमारा गुलाम बनना तय है। महाराज, हमारे सैनिकों में भी भय व्याप्त है। डाकुओं द्वारा कर वसूलने से जनता भी परेशान और असहाय महसूस कर रही है। मंत्री जी, आप जल्द से जल्द रायगढ़ रियासत के राजा से बात कर आपातकाल में हमारे वहां रहने की व्यवस्था की बात करें। इधर बिरजू आधी रात में पंडित ज्ञानचंद के यहाँ चोरी करने गया होता है। तभी ज्ञानचंद दीपू को उठाकर बोलते हैं। दीपू, अरे ओ दीपू, जल्दी उठ। देख, बरसों से जिस दवा की मैं खोज कर रहा था, उसमें मैं आज सफल हो गया। क्या पिताजी, ये बात तो आप मुझे सवेरे भी बता सकते थे। इतनी अच्छी नींद में सो रहा था, अभी जगाने की क्या जरूरत थी? अरे अरे, तुझे नहीं पता मुझे आज कितनी खुशी है। मैं अपने राज्य को गुलाम बनते नहीं देख सकता। कल ही मैं इस दवा को ले जाकर राजा को पिला दूंगा। इसके पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है और उसमें फौलाद की तरह ताकत आ जाती है। फिर उसे कोई भी मार नहीं सकता। बिरजू चुपचाप उन बाप बेटों की बातचीत को सुन रहा था। ज्ञानचंद और दीपू के सो जाने के बाद बिरजू धीरे से अलमारी खोल उस बोतल को चुरा लेता है। डाकू चंपत सिंह अपने गैंग के साथ वहां से गुजर रहा था। वो लोग इतनी रात को सड़क पर बिरजू को देख उसे पकड़ लेते हैं। सरदार, हमारे गैंग को इन चोरों ने बदनाम कर रखा है। वो देखिए, लगता है कोई चोर चोरी करके भाग रहा है। पकड़ कर लाओ आराम के पिल्ले को। मैं कुछ दिनों में राजा बनूंगा। उसके लिए कुछ अच्छे कार्य करके जनता को दिखाना होगा ना।
जगीरा कुछ डाकुओं के साथ तुरंत जाकर बिरजू को घेर लेता है। कौन है तू? और आधी रात को कहां से आ रहा है? चंपत सिंह के इलाके में जगीरा के रहते हमारे सिवाय कोई गलत नहीं कर सकता। मैं बिरजू चोर हूँ जगीरा उस्ताद। छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, माफी चाहता हूँ, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। तभी चंपत सिंह वहाँ आ जाता है। अरे कौन है रे? बिरजू चोर है सरदार। क्यों रे बिरजू, कहाँ से क्या चोरी करके आ रहा है रे? एक बोतल के सिवा कुछ नहीं मिला सरदार, मैंने खुद जांच कर लिया है। देखो जगीरा उस्ताद, वो बोतल मुझे दे दो, उसमें मेरी दवा है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। इस बोतल के लिए ये इतना बेचैन क्यों है रे? जरूर ये कोई अच्छी किस्म की दारू है। मैं बहुत थक गया हूँ, ला दे, इसे पीकर मैं अपनी थकान दूर कर लूं जरा। नहीं। चंपत सिंह बोतल का ढक्कन खोलकर एक ही बार में सारी दवा गटक जाता है। कुछ ही क्षण में उसके शरीर में ऐंठन और जकड़न होने लगती है। कमीने, क्या था इसमें? जल्दी बता कमीने, क्या था इसमें? नहीं तो अभी मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं ज्ञानचंद के घर चोरी करने गया था, तो ज्ञानचंद अपने बेटे को बता रहा था कि इसमें आदमी को फौलाद बनाने की दवा है। कल सुबह राजा को जाकर वो ये देगा, इसलिए मैंने इसे चुरा लिया। अच्छा, सच सच बता, तूने कितना गांजा फूका है? मैं सच कह रहा हूँ उस्ताद। वैद्य ज्ञानचंद ने इसे राजा खड़क सिंह के लिए बनाया है। थोड़ी ही देर में उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं। चंपत सिंह को गजब की फुर्ती महसूस होती है, उसे अंदर से ताकत महसूस होती है। तभी वो अपना एक हाथ वहाँ पर पड़े पत्थर पर से मारता है। वो पत्थर उसके हाथ से चकनाचूर होकर पाउडर समान बन जाता है। वाह सरदार, आपने तो एक ही मुक्के में बड़े पत्थर को पाउडर बना दिया। बिरजू सच कह रहा है, मुझ में फौलाद सी शक्ति आ गई है। बिरजू, अब तुझे छोटी मोटी चोरियां करने की जरूरत नहीं। आज से तुम्हें हमारे गैंग में शामिल किया जाता है। जगीरा के बाद तू मेरा बायां हाथ होगा। जगीरा दल के सदस्यों को लेकर राजमहल कूच की तैयारी करो। चंपत सिंह अपने डाकू के गिरोह को लेकर राजमहल पहुंचता है और अपनी ताकत के बल पर राजमहल पर कब्जा कर लेता है। मंत्री देव सिंह और सेनापति वीरभद्र सिंह राजा और उनके परिवार को लेकर गुपचुप तहखाने के रास्ते पंडित ज्ञानचंद के घर में शरण लेते हैं। अरे मंत्री जी, सेनापति जी, आप महाराज और रानी के साथ हमारे घर पर, सब कुशल मंगल तो है ना? मंत्री वीर सिंह ज्ञानचंद को सारी बातें बताता है। ओह, जिसका डर था वही हुआ। कल रात मैंने जिस फौलाद बनाने वाली दवा की खोज की थी, शायद किसी चोर ने उसे ले जाकर डाकू चंपत सिंह को दे दिया हो। पिताजी, हर चीज का कोई ना कोई उपाय जरूर होता है। इस दवा को खत्म करने का भी कोई ना कोई उपाय होगा। इस दवा को खत्म करने का उपाय सिर्फ एक आदमी के पास है, वो है तपस्वी देवराज। तो फिर हम लोगों को तपस्वी देवराज के पास चलना चाहिए। उनके पास पहुंचना इतना आसान नहीं है। वो दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों के उस पार बर्फ की शिला पर बैठकर न जाने कितने बरसों से धोनी रमाए हुए हैं। उसी पहाड़ी पर चीका राक्षस का आतंक भी है। अपने कई किलोमीटर तक सूंघने की अद्भुत शक्ति और कई किलोमीटर लंबे हाथों के कारण अपना शिकार वो बैठे बैठे ही कर लेता है। उससे बच पाना लगभग असंभव है, किंतु नामुमकिन नहीं। पिताजी, आप महाराज और उनके परिवार को संभालिए। मैं कल सुबह ही दुर्गम पहाड़ियों के लिए निकल पड़ूंगा। ठीक है बेटा, ये ले, इस बोतल को रख ले, तुम्हारे काम आएगी। इसमें ऐसा रसायन है जो किसी के शरीर पर पड़ते ही उसके शरीर को गला देगा। तुम ये दूसरा लेप भी लगा लो जो तुम्हें जलने नहीं देगा। इधर
उधर राजमहल में चंपत सिंह खुद को राजा घोषित कर देता है और बिरजू चोर को अपना मंत्री बना लेता है। जगीरा सेनापति का पदभार संभाल लेता है। जल्द ही डाकू लोग पूरे राज्य में त्राही त्राही मचा देते हैं। उधर दीपू कई बाधाओं को पार करता हुआ दुर्गम बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचता है। तभी वहां का दुर्दांत राक्षस चीका को पता चल जाता है कि कोई मनुष्य पहाड़ पर आया है। मानुषगंध, मानुषगंध। वर्षों बाद कोई मानुष यहाँ आया है। अरे वो रहा। कौन है? रुको वहीं पर। देखो मुझे छोड़ दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मेरे राज्य के राजा और प्रजा दोनों मुसीबत में हैं। मुझे जाने दो। नादान बालक, मुझे मूर्ख समझता है? वर्षों बाद हाथ में आया मानव का मांस मैं यूं ही छोड़ दूं? शायद तुझे मेरे बारे में पता नहीं। दया नाम की कोई चीज नहीं मेरे पास। आजा, मैं तेरे नर्म मांस का मजा लूं। चीका दीपू को जकड़ लेता है। दीपू छटपटाने लगता है। देखो मुझे छोड़ दो। सारे लोगों को डाकू चंपत सिंह से मुक्त कराकर मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मुझे मूर्ख बना रहा है। चल अब चुपचाप से मुझे खाने दे। चीका की जकड़न से दीपू तिलमिला उठता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की हड्डियां चटकने वाली हों। दूसरे दिन सुबह डाकू चंपत सिंह अपने डाकुओं और सैनिकों के साथ ज्ञानचंद के घर पहुंचकर चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। महाराज खड़क सिंह, हम जानते हैं कि आप मंत्री और सेनापति सहित पंडित ज्ञानचंद के घर में छुपे हो। जल्दी से सभी लोग बाहर आ जाओ, नहीं तो 3 गिनने के साथ ही पूरे घर को जलाकर राख कर दिया जाएगा। मंत्री जी, सेनापति जी, हमें बचा लीजिए। डाकू चंपत सिंह हमें मार डालेगा। महाराज, कूटनीति यही कहती है कि आदमी को अंतिम क्षणों तक आशा नहीं छोड़नी चाहिए। मंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। हमें अभी यही करना चाहिए। हमें परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। चंपत सिंह, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। हमारे परिवार और पंडित जी के परिवार को छोड़ दो। ठीक है, वैसे भी हमें तुमसे मतलब है। जगीरा, इसे हिरासत में लेकर राजमहल ले चलो। लगता है ये दुष्ट राक्षस मुझे मारकर खा जाएगा। अब पिताजी के दिए हुए रसायन का प्रयोग करने का समय आ गया है। दीपू किसी तरह से बोतल का ढक्कन खोल चीका के हाथों पर उड़ेल देता है। तुरंत राक्षस का हाथ जलने लगता है। कुछ ही क्षण में आग की लपटें उसके पूरे शरीर को लपेटे में ले लेती हैं। दीपू उछलकर उसके पंजे से बाहर आ जाता है। ये तूने क्या कर डाला उद्दंड बालक? मेरा पूरा शरीर धधक रहा है। मैं मरा, मुझे बचाओ। कुछ ही पलों में चीका राख के ढेर में बदल जाता है। दीपू दुर्गम पहाड़ियों को लांघता तपस्वी देवराज के चरणों के पास जाकर बेहोश होकर गिर पड़ता है। तुम कौन हो बालक? और इन वीरान बर्फीले दुर्गम पर्वतों को पार कर यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम दीपू है। मैं प्रीतमगढ़ राज्य में रहने वाले पंडित ज्ञानचंद वैद्य का बेटा हूँ। आपसे अपने राज्य को बचाने के लिए सहायता मांगने आया हूँ। दीपू तपस्वी देवराज को सारी बातें बताता है। जो दवा तुम्हारे पिताजी ने बनाई है उसको मैं खत्म तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें मैं इतनी शक्ति दे सकता हूं कि डाकू चंपत सिंह को उठाकर तुम अंतरिक्ष में फेंक सको। लेकिन इसके बाद तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करो, इसलिए उसे फेंकते ही ये शक्ति वापस हमारे पास आ जाएगी।
बस देवर्षि, हमें इतनी ही मदद चाहिए। ये डंडा ले जाओ। इसे घुमाते ही इससे तरंगें निकलेंगी। इससे निकलने वाली तरंगों से सामने के लोग मूर्छित होकर गिर जाएंगे। इस डंडे से अगर जोर से किसी पर प्रहार किया जाए तो वो व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचकर आजीवन सौर मंडल का चक्कर काटते रहेगा। उधर चंपत सिंह राजा खड़क सिंह, मंत्री तथा सेनापति को हिरासत में लेकर राजमहल के लिए कूच करने ही वाला था। तभी वहां पर दीपू पहुंच जाता है। वहीं रुक जाओ जगीरा। तुम सब अगर अपनी खैर चाहते हो तो महाराज को छोड़ दो और तुम सब आत्मसमर्पण कर दो। अबे चूहे, भाग जा यहां से, नहीं तो मुफ्त में मारा जाएगा बे। मैं फौलाद बन चुका हूं, फौलाद। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती और ना ही मार सकती है। ज्यादा घमंड ठीक नहीं चंपत सिंह। इसी घमंड ने रावण को मरवा दिया था। मुझे चूहा कह रहा है। दम है तो अकेले मेरे साथ लड़के दिखा। ओए बस बहुत हो लिया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। सावधान जगीरा, ये ले दुष्ट। इतना कहकर दीपू उस जादुई डंडे को हवा में घुमा देता है। डंडे के घूमते ही सारे सैनिक और डाकू मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ते हैं कि देखकर चंपत सिंह क्रोध से तमतमा उठता है। मायावी चूहे, बहुत हो चुका। अब तू देख मेरा क्रोध। अभी तुम्हें बताता हूँ। चंपत सिंह दीपू से लड़ने के लिए दीपू के सामने आता है। वो तलवार म्यान से निकाल ही रहा होता है। तभी दीपू फुर्ती से जोर से डंडे को चंपत सिंह पर दे मारता है। चंपत सिंह सीधा उड़ते हुए आकाश में विलीन हो जाता है और अंतरिक्ष में जाकर सौर मंडल के चक्कर काटने लगता है। इसी क्षण वो जादुई डंडा भी गायब हो जाता है। बहुत अच्छा बच्चा, तुम्हारे इस बहादुरी के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। सेनापति, इन डाकुओं को अपनी हिरासत में लेकर कारागार में डाल दो। ज्ञानचंद, मैं तुम्हारे परिवार का आजीवन आभारी रहूंगा। महाराज, ये तो हमारा कर्तव्य है।